वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो तक हमने तीन टॉपिक्स लिए थे फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर विच वर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, एंड थर्ड वन वाज स्टॉक वर्सेस फ्लो। सर्कुलर फ्लो के अंदर ही हमने रियल वर्सेस नॉमिनल भी किया था, सो उसी को कंटिन्यू करते थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ नेशनल इनकम। दीज आर बेसिक कंसेप्ट्स। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल सी कि छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ से आपका 100% थ्योरी क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, पर ये सारे टॉपिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो नेशनल इनकम के बिल्कुल लास्ट में आएगा, विच इज कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा भी या नहीं होगा। अच्छा, नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इस चैप्टर की रेलेवेंस वहाँ पर आती है। सेकेंडली, हमने जब इनकम की बात की तो अगर आपको याद हो मैंने एक क्लास में आपको समझाया था कि एक फैमिली के अंदर से 5 मेंबर्स हैं तो हमें उनकी फैमिली इनकम निकालनी है। बट मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी इनकम में से 20 रुपीज़ दे दी, क्या ये इनकम दोबारा काउंट होगी? नहीं। अब यहीं पर हम ये समझेंगे कि कौन सी इनकम काउंट होती है और कौन सी इनकम काउंट नहीं होती। ठीक है, तो बुक के अंदर सीक्वेंस अलग हो सकता है, बट आई ट्राई कि मैं सब कुछ कवर कर दूँ, लेकिन मैं आपको इजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कराना चाहता हूँ कि मैं स्टेटर में सबसे पहले सबसे मुश्किल टॉपिक नहीं कराना चाहता। तो इसलिए विल स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन विच इज टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। दिस इज टाइप्स ऑफ इनकम। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट्स, जिसके अंदर हम दो टाइप की इनकम पढ़ेंगे। वो दो टाइप की इनकम कौन सी होती है बेटा? वन इज योर ट्रांसफर इनकम एंड सेकेंड वन इज योर फैक्टर इनकम। तो मैं आपको ये डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखवा देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में टाइम ना लगे। ठीक है, पर पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। नाउ लिसन, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर का बेसिक मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने एक गिफ्ट दिया मिसेस एक्स को। ये सिंपल सा एग्जांपल है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपने वापस से उसी टॉपिक पे जाता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किया था। वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तीन फेजेस में। वो क्या क्या थे? इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, एंड देन क्या आता है आपका प्रोडक्ट फेज। इट सिंपली सेज जितनी इनकम होगी उतना क्या होना चाहिए? खर्चा। जितना खर्चा होगा उतनी क्या होनी चाहिए? प्रोडक्शन की वैल्यू, और उतनी क्या होगी आपकी इनकम जनरेट होगी। व्हिच मींस नेशनल इनकम को निकालने के तीन तरीके थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। तो हम ये कह रहे हैं कि एक कंट्री के अंदर जितनी इनकम होती है उतना ही खर्चा होता है, उतनी क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ नेशनल इनकम के अंदर काउंट करनी है तो वो नेशनल एक्सपेंडिचर का भी पार्ट होना चाहिए और टोटल कंट्री के प्रोडक्शन का भी पार्ट होना चाहिए। तो अगर कोई आइटम ऐसी है जो इनमें से एक भी आइडेंटिटी को मिस कर देती है तो हम उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। सिंपल से एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं, मिस्टर एक्स ने गिफ्ट दिया मिसेज एक्स को। दूसरा, ये गिफ्ट मिस्टर एक्स कहाँ से लेकर आए होंगे? तो मिस्टर एक्स ने एक शॉप से परचेज किया होगा, तभी तो आगे दिया उसको मिसेस एक्स को गिफ्ट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है समझो, जब शॉप से मिस्टर एक्स ने ये परचेज किया तो मिस्टर एक्स ने इसको क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। तो इसके लिए क्या बन गई? इनकम। इसके लिए क्या बन गया? एक्सपेंडिचर। और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो गया। समझ आया? इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो गई है? पूरी हो गई है, तीनों पार्ट्स पूरे हो गए, एक साइड पे भी। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो परचेज किया था ये तो नेशनल इनकम में काउंट होगा 100%। अब जब हम इधर चलते हैं तो क्या हो रहा है? मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को एक गिफ्ट दिया, तो मिस्टर एक्स के लिए तो खर्चा हो गया ये वाला क्योंकि उसकी पॉकेट से तो जा रहा है। मिसेस एक्स के लिए क्या होगी? इनकम, है ना, क्योंकि कुछ आ रहा है। पर क्या ये गिफ्ट प्रोड्यूस हुआ? नहीं। आप ये मत समझो बेटा कि प्रोड्यूस हुआ है तभी तो आया, नहीं। प्रोड्यूस हुआ था तो यहाँ पे काउंट हो चुका है, यहाँ पे दोबारा थोड़ी प्रोड्यूस हुआ। इट सिंपली सेज इस टाइप की इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है। तो ट्रांसफर इनकम एक तरीके की वो वाली इनकम होती है जो आपने बिना कमाए रिसीव कर ली है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे गिफ्ट को छोड़ दो।
चलो एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। से स्कूल ने आपको स्कॉलरशिप दी, एक घनश्याम के नाम से बच्चा है, स्कूल ने उसे स्कॉलरशिप दी है कि हर महीने आपको 2000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब समझना ध्यान से, इस सिचुएशन में स्कूल उसको पैसे देते हैं तो स्कूल के लिए क्या होगा, खर्चा। घनश्याम को पैसे मिल रहे हैं तो उसके लिए क्या होगी, इनकम होगी। बट क्या तीसरा पार्ट प्रोडक्शन हुई कहीं पर, नहीं। विच सिंपली सेज स्कूल के लिए ट्रांसफर पेमेंट है, घनश्याम के लिए ट्रांसफर इनकम है। तो इस टाइप की इनकम को नेशनल इनकम अकाउंट नहीं करते, याद रहेगा। तो मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से रिपीट करता हूँ, बहुत सिंपल से एग्जांपल कि अगर इसी की जगह स्कूल फ्री एजुकेशन देता टू मिस्टर घनश्याम, अब बताओ अब क्या होगा, अब समझना ध्यान से। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, स्कूल फ्री एजुकेशन देने का मतलब ये करते हैं कि स्कूल एक टीचर से बात करेगा कि वो टीचर को 5000 रुपये पर मंथ फीस देगा और टीचर इसको सर्विसेज दे देगी एजुकेशन की। मतलब घनश्याम को अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करना। तो यहाँ से हमने एक चीज समझी, क्या समझी बेटा, स्कूल के लिए तो खर्चा है, टीचर के लिए क्या है, इनकम है, और सर्विसेज की प्रोडक्शन भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों साइकिल पूरी हो गई, इनकम, खर्चा और प्रोडक्शन। तो जब तीनों चीजें पूरी हो जाए तो फैक्टर इनकम, बट तीनों में से एक भी चीज मिसिंग हो जाए तो क्या बन जाती है, ट्रांसफर इनकम। दिस इज द कंसेप्ट है। तो बेसिक से एग्जांपल से हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो अगर आपने किसी से बिना कमाए पैसा रिसीव कर लिया, सिर्फ रिसीव किया है, अर्न नहीं किया, तो वो आपके लिए क्या बनती है, ट्रांसफर इनकम। वन साइडेड है, जिसमें आपने बदले में कोई सर्विस रेंडर नहीं करी। पर अगर आपने कोई सर्विस या कोई गुड की प्रोडक्शन की है और बदले में पैसा मिल रहा है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनती है। क्यों बनती है, मैंने अभी समझाया, क्योंकि वो इन तीनों साइकिल्स को पूरा कर पा रही है। जब ये तीनों होंगे तभी तो आप नेशनल इनकम काउंट कर पाओगे, अदरवाइज क्या होगा, इस मेथड से कोई आंसर आएगा, इस मेथड से कुछ आंसर आएगा और इस मेथड से कुछ और आंसर आएगा। तीनों मेथड से आंसर सेम आए, हम केवल और केवल वही आइटम्स इंक्लूड करते हैं जो तीनों पैरामीटर्स को कवर करें। एक भी स्किप हो गया तो वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। सो पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग, इन्हें बेटा हम बेसिस कहते हैं। बिना बेसिस के 11th और 12th में हम कभी कोई डिफरेंस नहीं लिखते। मैं तो 9th 10th में भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बेसिस लिखो, बट क्योंकि बच्चे 8th तक नहीं करते हैं तो 9th में एकदम से पिक नहीं करते, बट 10th में तो मैं श्योर करता हूँ कि इंश्योर करता हूँ कि वो बच्चे डिफरेंस बेसिस के साथ लिखें। तो सेम मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, बिना बेसिस के डिफरेंस मत लिखा करो, ठीक है। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफर इनकम क्या है, इट रेफर्स टू दैट इनकम which is received without production of any good or service। फैक्टरिंग का क्या होगा बेटा, इट रेफर्स टू द इनकम which is earned by factors of production। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमा रहे हैं, मैंने रिसीव नहीं लिखा, क्या लिखा था, अर्न लिखा। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम को कमा रहे हैं वो वाली इनकम नेशनल इनकम अकाउंट होती है, फैक्टर इनकम अकाउंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप रहेगा स्कोप, इट इज नेवर included in national और डोमेस्टिक इनकम। अभी के लिए बेटा ये लिख लो, मैं आपको ये समझाऊंगा नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो कि नेशनल इनकम होगी, ठीक है, डोमेस्टिक को अभी के लिए छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल and domestic income। Just repeat it।
थर्ड पॉइंट आता है बेटा नेचर इज रिसीट कंसेप्ट, कि सिर्फ रिसीट की बात हो रही है, मिल रहा है पैसा, कमाया नहीं है, जबकि ये क्या है, इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। देन एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल हो सकता है स्कॉलरशिप या कोई गिफ्ट या इस टाइप की कोई भी एलिमेंट। अच्छा, इसके अंदर बेटा अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन भी आता है, ये समझाता हूँ क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन। और यहाँ पे एग्जांपल्स क्या आते हैं, जैसे सैलरी या वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो इसके अंदर हम रिटायरमेंट पेंशन भी काउंट करते हैं। अब इन्हीं दोनों पे मैंने यहाँ पे क्यों ज़्यादा फोकस किया, उसका रीज़न ये है कि पेपर में बहुत बार ये आता है कि क्या रिटायरमेंट पेंशन या क्या अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन नेशनल इनकम में काउंट होगी या नहीं होगी, किस रीजन से। तो बेटा प्लीज समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा के नाम से एक प्रोग्राम है जिसको चेंज करके वीबी ग्राम जी कर दिया गया, ठीक है। ये भी रिसेंटली हुआ था कि एमजी नरेगा का नाम चेंज करके वीबी ग्राम जी कर दिया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन समथिंग इस टाइप का इसका नाम है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रामीण, और ये था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब समझना जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एमजी नरेगा हो चाहे वीबी ग्राम जी हो, दोनों के अंदर क्या था कि आपको 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो और उसके अलावा आप स्किल्ड अनस्किल्ड टाइप ऑफ काम करना चाहते हो, तो उस केस में आप अपने आप को नरेगा के अंदर रजिस्टर कराते हो। गवर्नमेंट आपको 100 दिन का कम से कम काम दिलवाती है, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट आपको वो 100 दिन का काम नहीं दिलवा पा रही है आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद भी, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि आप कोई बात नहीं, काम करना चाहते थे, हम नहीं दे पा रहे, तो हमारी गलती है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिना काम करे भी पैसे कमा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट आपको पेंशन तो देगी एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय बदले में कुछ सर्विस रेंडर नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो क्या ये फैक्टर इनकम हुई? नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का दिया खर्चा, एम्प्लॉय के लिए क्या मिल रही है, इनकम। तो अगर इन्होंने उसको 3000 रुपये पर मंथ की पेंशन दी तो गवर्नमेंट के लिए तो खर्चा हुआ, पर इसके लिए क्या हुई, इनकम हुई। क्या बदले में कोई सर्विस रेंडर हो पा रही है? नहीं। विच सिंपली सेज कि जब तीनों चीजें पूरी ना हो, एक भी चीज मिस आउट हो जाए, तो वो आपके लिए क्या बनती है, ट्रांसफर इनकम बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा था, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन के केस में पैसा दिया भी जाएगा, पैसा लिया भी जाएगा, पर कहीं पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कोई सर्विस रेंडर नहीं हो रही है, तो ये नेशनल इनकम अकाउंट या डोमेस्टिक इनकम अकाउंट नहीं होता। दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम। बट ये क्या है, अब रिटायरमेंट पेंशन के केस में क्या होता है, से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की सिचुएशंस में एम्प्लॉय ने अपनी लाइफ के 30 साल इसके यहाँ पे काम किया, इसके यहाँ पे या मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के यहाँ पे काम किया, ठीक है। मतलब से मैंने पहले एक्स कंपनी में ज्वाइन किया, फिर उसको छोड़ के वाई किया, फिर छोड़ के जेड किया, हो सकता है अलग अलग किया, पर मेरी हर साल उसमें से एक अमाउंट कटती गई सैलरी में से, जो मेरे पीएफ में जुड़ती चली गई। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। एग्जाम्पल, अगर मेरी 100 रुपीज़ की सैलरी है, इसमें से मुझे, आपने सुना होगा ना कभी अपने कजन से या अपने सिबलिंग से या कभी अपने रिश्तेदारी में कि उसकी सैलरी कितनी है, कट कुटा के इतने आ जाते हैं। वो कटने का मतलब क्या होता है, दो आइटम्स कटती हैं उसमें से। पहला तो आपकी रिटायरमेंट पेंशन कटती है, दूसरा आपका टीडीएस कटता है। टीडीएस मतलब इनकम टैक्स, ठीक है। तो दो चीज़ें कटती हैं। अब मैं आपको टीडीएस छोड़ते हैं, अभी के लिए सिर्फ पहले पार्ट की बात करते हैं, जिस पीएफ 100 रुपये की आपकी सैलरी है, उसमें से आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, 10 रुपये काट लेता है। 10 रुपये किसमें जमा कराते हैं, पीएफ में जमा करा देता है। जब आप आगे पढ़ोगे तो और डिटेल पढ़ोगे, अभी के लिए इतना मानो, पीएफ का मतलब पेंशन होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना मान सकते हैं, जबकि ये होता नहीं है, पीएफ के 3 हिस्से बनते हैं। फॉर द टाइम ये मान लें कि पीएफ का मतलब पेंशन ही होता है, अब पॉइंट है। तो जब पीएफ की बात की जाती है तो वो सारा पैसा किसमें जाता है, पेंशन में। यही पैसा इकट्ठा होते होते जब आप 59-60 ईयर्स के हो जाते हो, इसी अमाउंट की क्या बनती है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है, जिसे हम पेंशन बोलते हैं।
ठीक है। सो पॉइंट क्या है, 90 रुपये आपको मिलेंगे तो आपने नेशनल इनकम में ये काम कर लिया, ये नहीं किया, कमाया तो ये भी था, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको अलग से ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या एक तरीके की रिटायरमेंट पेंशन है। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, एम्प्लॉय ने 30 साल अपनी लाइफ के किसको सर्व कर दिए, एम्प्लॉय के यहाँ पे काम कर दिया, तो एम्प्लॉयर बदले में क्या दे रहा है, पेंशन दे रहे हैं, तो इसके लिए खर्चा, इसके लिए इनकम, चाहे 59 ईयर्स की एज के बाद ये काम नहीं कर रहा, बट इस पेंशन के लिए उसने इन 30 सालों में काम कर दिया था, विच मीन्स कि नेशनल इनकम ही काउंट होगा, क्योंकि खर्चा भी हो रहा है, इनकम भी हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, सर्विसेज भी रेंडर हो रही है। तो रिटायरमेंट पेंशन नेशनल इनकम में काउंट होती है, क्यों, क्योंकि वो मेरी वही इनकम है जो मैंने कमाई थी, बट मिल मुझे बाद में रही है, तो हम उसको स्टिल नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, क्योंकि वो आपका कमाया हुआ पैसा है, अर्नड इनकम है, रिसीव्ड इनकम नहीं है हुआ, ठीक है। जबकि इस टाइप की पेंशन्स काउंट नहीं होती। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी खत्म है टॉपिक, एक इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, बट आपके लिए सिंपल सा होमवर्क क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन देयर आर मेनी अदर ट्रांसफर इनकम्स, जिसको हम पेंशन के फॉर्म में बोल सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपने कंसेप्ट को ध्यान से समझे, जस्ट गिव मी 2 एग्जांपल्स कि और कौन सी इनकम हो सकती है जो हम कमाते नहीं है, सिर्फ रिसीव करते हैं, व्हिच कैन बी क्लासिफाइड अंडर ट्रांसफर इनकम, ठीक है। दिस इज सिंपल सा क्वेश्चन, लेट्स सी कितना आपने सुना है ध्यान से। अब इसके नीचे एक छोटा सा बोर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे एक बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्कीम या टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, सी आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, होपफुली पढ़ा होगा 11th क्लास में अकाउंट्स में। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। टैक्स का क्या मतलब होता है, पहले ये समझो, गवर्नमेंट को हाउसहोल्ड्स या फर्म्स दोनों कुछ कंपल्सरी पेमेंट्स करते हैं। कंपल्सरी मतलब कि अगर आपके ऊपर ये लेवी किया जा रहा है, लगाया गया है, तो आपको करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से मैंने 100 रुपये की इनकम कमाई, तो 100 रुपये की इनकम में से मुझे 30% टैक्स देना है, तो देना ही पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता कि ये सरकार तो कुछ भी नहीं करती, मैं इसको पैसे क्यों दूँ। चलो ये बात अलग है, लेकिन हम मना नहीं कर सकते कि मैं तो पैसे नहीं देगा, उसे क्या बोलते हैं, टैक्स की चोरी बोलते हैं। पॉइंट क्या कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट को कोई कंपल्सरी पेमेंट की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। अब ये टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, हर कंट्री में टैक्स दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये हम इन डिटेल करेंगे जब हम गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर करेंगे। अभी ये जैसे बेसिक आइडिया ले लो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स होते हैं जो आपकी इनकम के ऊपर डायरेक्टली लगाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कि आपने 100 रुपये कमाए, उसके ऊपर 30% टैक्स की फॉर्म में 30 रुपीज गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, बाकी के 70 रुपये आपके सेल्फ। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। क्या डायरेक्ट टैक्स का बर्डन मैं किसी और के ऊपर डाल सकता हूँ, नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कंपनी हूँ, मैं क्या हूँ, कंपनी अपना ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट बनाती है, उसमें बिल्कुल लास्ट में प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का 30% टैक्स में जाएगा। क्या वो 30 रुपये मैं अपने कस्टमर से चार्ज कर सकता हूँ, नहीं। वो 30 रुपये कहाँ जाते हैं, मेरी कैपिटल की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं, है ना। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं, अगर याद हो पर्सनल इनकम टैक्स, एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो पॉइंट है ये याद है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो आप डायरेक्टली अपनी पॉकेट से पे करते हो और आपकी इनकम को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसमें दो ही पार्टीज होती हैं, एक कमाने वाला और एक गवर्नमेंट जिसको वो टैक्स दिया जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 3 पार्टीज आती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैकडी की बात करते हैं, मैकडी सबको पता है, या बर्गर किंग या पिज्जा हट या डोमिनोज, जो भी आपको बात करनी है, मिस्टर सोनू इसके पास जाते हैं, एक ऑर्डर प्लेस करते हैं और 1000 रुपये का ऑर्डर फिक्स कर लेते हैं। तो मैकडी की सेल कितने की होगी बेटा, 1000 की, जिसके ऊपर उसको 5% जीएसटी पे करना है, तो कितना हो गया, 1050 रुपीज हो गया बिल की अमाउंट। अब ये जो 5% जीएसटी का है 50 रुपीज, ये मैकडी को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना था, बट मैकडी क्या करता है, सोनू से 1000 लेने की जगह 1050 लेगा और आगे 50 इसको दे देगा, 1000 अपने पास रख लेगा।
अब यहाँ पे क्या हुआ, जो टैक्स मैंडी को गवर्नमेंट को देना था वो मैंडी खुद ना देकर किससे दे रहे हैं, सोनू से लेके इधर दे रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पे आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी पे। इनडायरेक्टली आपने इससे लेकर आगे डिपॉजिट करा दिया, जबकि किसको देना था वो टैक्स का पैसा, इसको देना था। तो इस टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपकी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे पहले काफी सारे टैक्सेस होते थे, बट जीएसटी के आने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही लगता है, या फिर एक दो जगह पे कस्टम ड्यूटी लगती है या वैट भी लगता है पेट्रोल और अल्कोहल के ऊपर। तो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना आता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तीन पार्टीज हैं, एक तो गवर्नमेंट, एक डिपॉजिटर और एक पेयर। जबकि डायरेक्ट टैक्स में डिपॉजिटर और पेयर कौन थे, सेम पार्टी थी, कि मेरी कमाई है मैं ही पे करूंगा और मैं ही डिपॉजिट करूंगा। पर यहाँ पे डिपॉजिट कोई और करता है और पे कोई और करता है, पॉकेट से किसी और की जाता है, विच मीन्स यहाँ पे तीन पार्टीज होती है और यहाँ पे क्या होती है, दो पार्टी। ये तो टैक्स का बेसिक मतलब था। जो नेशनल इनकम है तो यूजफुल नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझेंगे क्या ये टैक्स की अमाउंट जो ये कमाई गई है 50 रुपये या यहाँ पे 30 रुपये, क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होगी या नहीं होगी, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। इसकी स्टेटमेंट बनती है एनी टाइप ऑफ टैक्स वेदर डायरेक्ट or indirect is never included in national या domestic income. They are transfer incomes of गवर्नमेंट। अच्छा पॉइंट है कि आपको बुक में बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मुझे हर साल लगता है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाम से अब हमने यहाँ पे बात की बेटा, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में नहीं आता, क्योंकि वो आपके लिए क्या बनती है, ट्रांसफर इनकम बनती है। ऐसा क्यों, एक कमाया तो है गवर्नमेंट ने, तो क्यों नहीं आएगी। देखो मैंने आपको भी समझाया, से सोनू ने 100 रुपये कमाए, जिसमें से 30% टैक्स उसने गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, अब समझना ध्यान से, सोनू ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो इसके लिए क्या बन गया, खर्चा, इसके लिए क्या बन गई, इनकम। क्या इस 30 रुपए के बदले गवर्नमेंट ने सोनू को कोई सर्विस रेंडर की है, नहीं की। अब समझने आ रहा है, आप ये चीज काउंटर कर सकते हो, मतलब कि आप अपना सवाल ये रख सकते हो कि भाई सरकार आपको सर्विसेज तो देती है, तो क्यों नहीं दी सर्विसेज। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट आपको सर्विसेज देती है, पर क्या इस 30 रुपए के बदले मुझे डायरेक्ट कोई सर्विस मिली है जो बाकियों को नहीं मिली। अब यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना सा आता है कि अगर मैं एज अ इंडिविजुअल या आप अपनी बात करो कि आप पैसे नहीं कमा रहे, हो सकता है कुछ कमा रहे हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे हैं जो पैसा नहीं कमा रहे। इन केस अगर आप पैसा नहीं कमा रहे तो क्या आप रोड पे नहीं चल सकते जो गवर्नमेंट बना रही है, क्या आप गवर्नमेंट की दी हुई फ्री सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रीट टाइप की सर्विसेज है, कोई टोल की सर्विसेज है, कुछ इस टाइप की सर्विसेज, तो मुझे इस 30 रुपये की टैक्स के बदले कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं मिल रही। इनडायरेक्ट तो बहुत सारी मिलेंगी, बट डायरेक्ट सर्विस जो मेरी और गवर्नमेंट के बीच में होनी चाहिए ऐसी कोई नहीं। तो सेम पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि खर्चा हो गया, इनकम हो गई, बट डायरेक्ट कोई सर्विस रेंडर नहीं हो। और जहाँ पे एक भी एलिमेंट मिसिंग होता है वो नेशनल इनकम अकाउंट नहीं होता, वो किसमें चला जाता है, ट्रांसफर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं सब पार्ट पे। आज का लास्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद एक विच इज करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। ये ट्रांसफर इनकम के ही दो पार्ट्स हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए यहीं पर लिख रहा हूँ, तो प्लीज समझना ध्यान से कि ट्रांसफर इनकम ही दो टाइप की होती है, वन इज करंट ट्रांसफर, सेकंड वन इज कैपिटल ट्रांसफर। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल ये लेते हैं। सपोज करते हैं सोनू के पास इस साल की इनकम के रूप में 1 लाख रुपए 10 लाख मांगे, उसने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इतने पैसे कमाए। इसने डिसाइड किया मैं इसमें से 50,000 डोनेट करूँ टू
से एक्स वाई जेड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है, इसने एक साल में इतने पैसे कमाए, करंट ईयर में 10 लाख रुपए कमाए, जिसमें से 50,000 को डिसाइड करता है मैं डोनेट करूंगा। सोनू ने यहाँ पे पैसे दिए तो उसके लिए खर्चा हुआ, इसने पैसे रिसीव किए तो इसके लिए इनकम हुआ, बट कहीं पे कोई प्रोडक्शन और गुड्स सर्विसेज की रेंडरिंग नहीं हुई है, याद रखना। तो ये क्या बनती है, ट्रांसफर इनकम बनती है। पर क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम में से दिए गए तो ये क्या बनती है, करंट ट्रांसफर, ठीक है। तो करंट ट्रांसफर्स का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर्स फ्रॉम करंट ईयर इनकम टू बी यूज्ड इन कंजम्पशन। तो ये दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट कि जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं वो उसी साल की इनकम में से दिए जाते हैं, दूसरा वो पैसा कहाँ यूज होता है, ज़्यादातर कंजम्पशन में यूज होता है, ठीक है। अब कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसी की बात करते हैं कि सोनू के पास 8 प्लॉट्स ऑफ लैंड थे, आज तक की सारे सालों की कमाई को मिला के उसने अपने पास 8 प्लॉट ऑफ लैंड थे जो इकट्ठे कर लिए थे। अब ये डिसाइड करते हैं कि मैं एक प्लॉट ऑफ लैंड डोनेट करूंगा एक हॉस्पिटल को कि वो वहां पे अपना एक यूनिट, एक ब्रांच सेटअप कर ले। अब समझो, क्या ये करंट ईयर की इनकम में से ट्रांसफर हुआ, ये उसने अपनी पुरानी जोड़ी हुई इनकम्स में से डोनेट या ट्रांसफर किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ट्रांसफर्स फ्रॉम एक्यूमुलेटेड वेल्थ to be used for investment purpose, okay, बस। तो इतना सा पॉइंट था। ट्रांसफर इनकम की ही दो टाइप्स होती हैं, एक होती है करंट ट्रांसफर जो आपने उसी साल की कमाई में से ट्रांसफर की, और एक होते हैं कैपिटल ट्रांसफर जो आपने आज तक के इकट्ठे किए हुए पैसों में से या आज तक की इकट्ठी की हुई चीज़ों में से पैसा डोनेट या ट्रांसफर किया। इस टाइप की दोनों इनकम ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम अकाउंट नहीं होती है। सो होपफुली आपको इनकम वाले पार्ट समझ आए। आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपको ये 10% भी क्लियर होगा तो एक बार या दो बार प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, नोट्स को प्रॉपर्ली रीड कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे विच विल बी इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे रेलेवेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इन द थर्ड क्लास फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। होपफुली समझ आया आपको। इन केस कोई डाउट हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जस्ट मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई ट्राई कि मैं उसको स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, like and share it, and share your attendance in the comment box, just mentioning your name and the attendance and the city of your school or wherever you belong, then so that मुझे भी पता लगता रहे कि आप लोग एक्टिवली देख भी रहे हैं नहीं देख रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करना।